गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम लोग ये नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा एक चीनी यात्री को लेकर के है। ठीक है, देखेंगे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे प्रीलिम्स में, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे विदेशी यात्राओं का जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें आपका आएगा यूनानी यात्री वगैरह, चीनी यात्री, कुछ अरबी यात्री आएंगे, तो उसी में से हम लोग पढ़ेंगे आज चीनी यात्रियों को लेकर के। ठीक है, चीनी यात्री में क्या क्या है। तो चीनी यात्री में हमारा जो नाम आता है फाहियान का, संगयुगन का, वेनसांग का, इत्सिंग का, इन चारों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। हम लोग लिखते हैं यहाँ से कौन कौन है भाई। फाहियान, ठीक है, संयुगन, ठीक है, सुंगयुगन बोलते हैं या संयुगन बोलिए। ठीक है, वो नाम है आपका सुंगयून, सॉरी सुंगयून बोलेंगे इसको। सुंगयून। थर्ड है आपका वेनसांग। उसके बाद है आपका इत्सिंग। ये सब आपके चाइनीज यात्री हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे बारी बारी से। ठीक है, पहले देखेंगे इनके भारत आने का उद्देश्य क्या रहा। तो अगर आपके इसके उद्देश्य के बारे में देखेंगे, ठीक है, उद्देश्य तो दो उद्देश्य बोला जाता है। एक है बौद्ध, जो हमारा तीर्थ स्थल हुआ करता था उसकी यात्रा करने के लिए, और दूसरा है जो बौद्ध धर्म ग्रंथ थे उसको ले जाने के लिए। ठीक है, बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के लिए। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म ग्रंथों को ले जाने के लिए। मेनली इसका यही दो मेन उद्देश्य हुआ करता था। ठीक है, कि चीन को इतिहासकारों का स्वर्ग कहा जाता है। किसको? चीन को। चीन को इतिहासकारों का स्वर्ग कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। चीन को इतिहासकारों का स्वर्ग कहा जाता है। दूसरा है शोभा चीन, पहली चीनी लेखक था कौन? शोभा चीन, जिसने भारतीयों के विषय में कुछ लिखा। कौन? शोभा चीन। शोभा चीन, शोभा चीन के बारे में बोला जाता है कि पहला चीनी लेखक, पहला चीनी लेखक था जिसने भारतीयों के विषय में कुछ लिखा। शोभा चीन। अब आते हैं हम लोग इसके अंदर, पहले स्टडी कर लेते हैं फाहियान को लेकर के। फाहियान से रिलेटेड क्या क्या बातें बनती है। फाहियान, ठीक है, फाहियान के बारे में, इसका मूल नाम कुंड था। ठीक है, इसका मूल नाम कुंड था।
नेक्स्ट आएंगे, इसमें बोला जाता है इसके यात्रा वृतांत को फो क्योंकि या फो यूकी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फू यूकी। इसके यात्रा वृतांत को फुयोकी कहते हैं। फाइयान है तो फोयूकी नाम रखा है, फो क्योंकि या फोयूकी कहा जाता है। तथा इसका अंग्रेजी अनुवाद जेम्स लेगे और गाइल्ज ने किया था। तथा इसका अंग्रेजी अनुवाद जेम्स लेगे और गाइल्ज ने। अंग्रेजी अनुवाद कौन है? तो जेम्स लेगे और गाइल्ज। इसी फुयुकी का इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है जेम्स लेगे और गाइल्ज के द्वारा। ये भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था। और किसके टाइम पे आया है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य बोलते हैं, उसी के समय आया था। यह भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था। यह चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के समय आया था। ठीक है, भारत आने वाला पहला चीनी यात्री किसके समय आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में बोला गया है ये अफगानिस्तान से प्रवेश करता है और ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहां? बंगाल, वहां से ये वापस गया। यह अफगानिस्तान से भारत में प्रवेश करता है और ताम्रलिप्ति बंदरगाह से वापस गया। ये अफगानिस्तान के थ्रू भारत में ये एंट्री करता है और ताम्रलिप्ति बंदरगाह से ये वापस जाता है। ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहाँ है? तो बंगाल।
नेक्स्ट नेक्स्ट और क्या पॉइंट बन सकता है? ये स्थल मार्ग से आता है और जल मार्ग से गया है, और कहाँ जाता है? तो श्रीलंका जाता है। यह स्थल मार्ग से आया और जल मार्ग से गया, और लिखेंगे कहाँ जाता है जी? तो श्रीलंका जाता है। तो पूछा गया है कि वह कौन सा चीनी यात्री है जो स्थल से आया और जल से गया। ठीक है, तो ये फाहियान है जो स्थल से आता है और जल रास्ते के थ्रू चला जाता है। यह 399 ईसा पूर्व से 414 ईस्वी तक, नॉट ईसा पूर्व, ईस्वी। यह 399 ईस्वी 414 ईस्वी, ठीक है, तक भारत में रहा, लगभग 14 बरस। लगभग 14 साल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फाहियान के बारे में इन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख नहीं करता है। ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय का ये उल्लेख नहीं करता है। इसने चंडालों की भी चर्चा की है। ठीक है, इसके बारे में बोला जाता है यह पाटलिपुत्र व जैतवन बिहार भी पहुंचता है, और यहाँ अशोक के जो पैलेस हैं उसको देखने के बाद ये बोलता है कि ये जो है मानव निर्मित नहीं बल्कि देव निर्मित है। यह पाटलिपुत्र व जैतवन बिहार भी पहुंचता है। अशोक के पैलेस को देखने के बाद उसे मानव निर्मित नहीं बल्कि देव निर्मित बतलाया है। कौन? फाहियान। ठीक है, फाहियान फिर क्या करता है? राजगीर जाता है। राजगीर के गृद्धकूट पर्वत पर पहुंचा, और जब वो वहां पहुंचा तो वहां बुद्ध को जो है सामने से वो देखते हैं तो वो बहुत ही भावुक हो जाते हैं और वो रोने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखेंगे कि यह राजगीर के गृद्धकूट पर्वत गृद्धकूट पर्वत
पर जब पहुंचते हैं पहुंचा और वहां बुद्ध के स्थान को देखा, तो वह भावुक होकर रोने लगा। भावुक होकर रोने लगा। उसके बाद इसने कहा था वहां पे कि अगर मेरा अगला जन्म हो तो यहीं हो, यहीं अर्थात मगध में। इसने कहा था कि अगर मेरा अगला जन्म हो तो कहाँ हो, यहीं। यहीं मतलब मगध में। ये कौन बोल रहा है? तो ये बोल रहा है फाहियान। ठीक है, इसने भारत में सबसे पहले चंडालों की चर्चा की है। इसने भारत में सबसे पहले चंडालों की चर्चा की है। ठीक है, और बतलाया है कि ये नगर के बाहर हुआ करते थे चंडाल लोग, और सिर्फ इनको दोपहर में जाने का परमिशन हुआ करता था। ये बातें कौन बतला रहे हैं? फाहियान बतला रहे हैं वहां के चंडालों की स्थिति को देख करके। ठीक है, उसके बाद इसमें और कुछ पॉइंट्स है तो ये देख लेंगे। इन्होंने बोला गया है इसमें किसने निःशुल्क चिकित्सालयों का उल्लेख किया है। चिकित्सालय का भी इन्होंने उल्लेख किया है कि उस समय निःशुल्क चिकित्सालय हुआ करते थे, तथा इसने कहा है कि जो दैनिक लेन देन है उसमें कौड़ियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट मैं बोल दिया हूं। ठीक है, इसको लिखने में थोड़ा टाइम टेकिंग लगता है, मैं थोड़ा बोल देता हूं। ठीक है, कि इन्होंने निःशुल्क चिकित्सालयों का उल्लेख किया है, तथा इसने कहा है कि जो दैनिक लेन देन हुआ करता था उसमें कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। फाहियान जो है मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहते हैं। यहाँ के लोग सुखी व समृद्ध थे। इन्होंने मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा है। किसको? मध्य प्रदेश को बोला है कि ये किसका देश है? तो ब्राह्मणों का देश कहते हैं। यहां के लोग सुखी व समृद्ध थे। यहां के लोग सुखी व समृद्ध थे। ध्यान देंगे। इन्होंने श्रावस्ती स्थित जो जैतवन विहार है उसकी भी प्रशंसा की है। वही जैतवन विहार जहां बुद्ध का सबसे ज्यादा वर्षावास रहा है, 19 वर्ष। ठीक है, जब हम लोग बुद्धिज्म करेंगे तो वहां देखेंगे जैतवन विहार क्या है, आम्रपाली विहार क्या है। ठीक है, तो यही बोले इन्होंने श्रावस्ती स्थित जैतवन विहार का भी उल्लेख किया और प्रशंसा किया है। फाहियान के बारे में बता दिए, अशोक के राजप्रासाद के निर्मित को लेकर के भी सारे चर्चा कर दिए हैं। इसके बारे में बोला जाता है कि जब ये एक बार जहाज से श्रीलंका की ओर जा रहा था तो इसके जहाज में एक छोटा सा छेद हो गया जिसके थ्रू पानी भरने लगा, और ये अपने साथ जब जा रहा था तो बहुत सारे बुक्स वगैरह को लेकर के कलेक्ट करके जा रहा था। तो जब और लोग साथ में थे तो बोलते हैं कि जब पानी भर रही थी तो इनके किताब को फेंकने लगे। तो बोला कि सुनिए, ऐसा मत कीजिए, आप हमको फेंक दीजिए मगर इस किताब को मत फेंकिए। ठीक है, तो ये ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रहे हैं। ठीक है ना, तो ये था फाहियान। आज हम लोग फाहियान किए हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट करेंगे इसके बाद जो है संयुगन को लेकर के। संयुगन में बस एक बात है, चलो मैं उसको लिख ही देता हूं। संयुगन, सुंगयून या संयुगन पढ़ते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर नाम संयुगन है, कहीं पर नाम सुंगयून भी पढ़ा जाता है।
इसने 518 ईस्वी में आए थे। दो बातें बस। दूसरा, इन्होंने हुन शासक मिहिरकुल की चर्चा की है। इन्होंने हुन शासक मिहिरकुल की चर्चा की है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वेनसांग को लेकर के। ठीक है, चलिए वेनसांग के बारे में हम लोग चर्चा कर ही लेते हैं। वेनसांग, वेनसांग के बारे में बोला जाता है। इसमें भी हम लोग करीब करीब 12-13 पॉइंट्स हम लोग जानकारी रखेंगे क्या क्या है। इसे दूसरा नाम है, इसको वान च्वांग भी कहते हैं। इसे युवान च्वांग भी कहा जाता है। क्या बोले हम? युवान च्वांग एक इसका नाम है, दूसरा ये वेनसांग का नाम है। वेनसांग का दूसरा नाम है। इसे नीतियों का पंडित भी कहा जाता है। इसे आधुनिक शाक्य मुनि कहा जाता है। इसको तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। इन्हें नीतियों का पंडित, आधुनिक शाक्य मुनि, नीतियों का पंडित, आधुनिक शाक्य मुनि, उसके बाद तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, इनके अन्य कई नाम हो गए। नीतियों का पंडित, आधुनिक शाक्य मुनि, नेक्स्ट है तीर्थ यात्रियों का राजकुमार। ये सभी नाम किसके हैं? ये सभी नाम वेनसांग के हैं। और इसे महायान देव और मोक्ष देव भी कहा जाता है। इसे महायान देव या क्या बोले, मोक्ष देव भी कहा जाता है। नेक्स्ट और क्या क्या बातें हैं? यह जो है 630 ईस्वी से 645 ईस्वी तक रहा। वेनसांग के बारे में और क्या क्या पॉइंट है? जो वेनसांग है, इनके यात्रा वृत्तांत को सी यू की कहते हैं। इसमें 138 देशों की चर्चा है। इसके यात्रा वृत्तांत को सी यू की कहते हैं। बोला गया है इसमें 138 देश की चर्चा है। इसमें 138 देशों की चर्चा है।
ठीक है। इसके बोला जाता है कि इसकी जीवनी जो है, इनके एक मित्र हैं, उनका नाम है व्हीली, उनके द्वारा लिखा जाता है। ध्यान देंगे, इनकी जीवनी जो है, इनके एक मित्र हैं व्हीली, वही लिख रहे हैं। जो चीनी यात्री जो भारत आया करते थे, ठीक है, तो चीनी यात्री भारत को क्या बोलते हैं? इंतु कहते हैं। इंतु का मतलब अर्ध चंद्रमा। चीनी यात्री भारत को क्या बुलाया करते थे? इंतु, पिंटू नहीं, सिंटू इंटू रिंटू नहीं, ये है इंतु। इंतु कहते थे। इंतु का अर्थ है अर्ध चंद्रमा। अर्ध चंद्रमा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें बोला गया है सीयू की, यही सीयू की जो इसकी यात्रा वृत्तांत है, इसका जो अंग्रेजी अनुवाद कर रहे हैं वो कर रहे हैं वाटर्स। सीयू की का अंग्रेजी अनुवाद वाटर्स करते हैं। वाटर्स के द्वारा जो है इनका अनुवाद किया जा रहा है। और इनके बारे में 7-8 पॉइंट क्या बन सकता है? बोला गया है कि ये भारत की यात्रा चोरी से करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां के जो राजा थे इनको अनुमति नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये बातें हम बोल दे रहे हैं, इसको लिखना संभव नहीं है इतना जल्दी जल्दी सारे पॉइंट्स को, ठीक है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि ये जो भारत की यात्रा करते हैं, ये भारत की यात्रा चोरी से करते हैं, क्योंकि वहां के राजा जो है इनको अनुमति नहीं दे रहे थे। लेकिन जब ये वहां से वापस गया, ठीक है, कुछ उपलब्धि के साथ हासिल करते गया, तो वही राजा जो इनको आने नहीं दे रहे थे वो इनका अब स्वागत करते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट और क्या है? इसको जो है समुद्री डाकुओं ने अपहरण कर लिया था। इसे समुद्री डाकुओं ने अपहरण कर लिया था, किडनैप। समुद्री डाकू के द्वारा ये किडनैप कर लिए गए। बोला जाता है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनक रहे अलेक्जेंडर कनिंघम जब प्राचीन स्थलों की खोज कर रहे थे, तो इसकी सत्यता हेतु, ठीक है, वो वेनसांग के रिकॉर्डों का ही आधार बनाते हैं। कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। जब वो प्राचीन जो पुरातात्विक सर्वेक्षण का, जब वो प्राचीन स्थलों के लिए खोज कर रहे थे, तो जो वेनसांग का जो डेटा रिकॉर्ड था, जो रिकॉर्ड, उसी को ये आधार मानते हैं, ठीक है, उसी का ये आधार बनाते हैं। और क्या है? इसने थानेश्वर, थानेश्वर कहाँ है? हरियाणा, ठीक है, थानेश्वर में जयगुप्त से बौद्ध की दीक्षा ग्रहण की। इसने थानेश्वर, इसने थानेश्वर में जयगुप्त से बौद्ध की दीक्षा ग्रहण की।
बौद्ध की दीक्षा ये ग्रहण कर रहे हैं थानेश्वर से। या हर्षवर्धन के समय भारत आते हैं। यह हर्षवर्धन के समय भारत आया। ये किसके शासनकाल, किसके समय आया है भारत? हर्षवर्धन के समय। इन्होंने पाटली, कौशाम्बी, कपिलवस्तु, श्रावस्ती आदि नगरों को ये देख के कहता है कि इन सब का जो वैभव और सम्मान है वो खत्म हो चुका है। इसने पाटली, कौशाम्बी, कपिलवस्तु, श्रावस्ती आदि नगरों को देखकर कहता है कि इन सब नगरों का वैभव व सम्मान उजड़ चुका है। ये बातें कौन बोल रहा है? तो ये बातें वेनसांग कह रहे हैं। वेनसांग के ने ही कन्नौज को भारतीय राजनीतिक सत्ता का केंद्र बतलाया है। वेनसांग ने ही इसने ही कन्नौज को भारतीय राजनीतिक सत्ता का केंद्र बतलाया है। इसने कन्नौज को भारतीय राजनीतिक सत्ता का क्या बतलाया है? केंद्र बतलाया है। वेनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य व सकलो उत्तरापतनाथ कहा है। वेनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य व सकलो उत्तरापतनाथ कहा है। कौन बोले हैं? वेनसांग। किसके बारे में? तो हर्षवर्धन के बारे में। क्या बोला गया है? तो शिलादित्य बोला गया है या सकलो उत्तरापतनाथ कहा गया है। ठीक है। इन्होंने मणिपुर व सिंध के शासकों को शूद्र कहा है। इन्होंने मणिपुर, सिंध के शासकों को शूद्र कहा है। ध्यान रखेंगे, हर्षवर्धन वेनसांग के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है। हर्षवर्धन वेनसांग के प्रभाव में आकर बुद्ध धर्म स्वीकार करता है।
वेनसांग प्रयाग, प्रयाग मतलब वही इलाहाबाद, प्रयाग में आयोजित छठी परिषद ऑफ महामोक्ष परिषद, महामोक्ष परिषद का छठा सम्मेलन हो रहा होता है और उसी में एक कहाँ है, प्रयाग में होता है और वेनसांग जो है उसमें भाग लेते हैं और यह 75 दिन तक चलती है। इसमें बुद्ध सूर्य शिव की भी पूजा होती है। ठीक है, वेनसांग शूद्रों को कृषक कहते हैं। इन्होंने शूद्रों को कृषक कहा है। ठीक है, और क्या है, वेनसांग स्थल मार्ग से आता है और स्थल से ही जाता है। यह स्थल मार्ग से आता है और स्थल से ही जाता है। ठीक है, वहीं पर अगर हम लोग फायान का देखेंगे तो वो स्थल से आया जल से गया और ये स्थल से आया स्थल से गया, स्थल से आया स्थल से ही गया। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या बोले, वेनसांग प्रयाग में आयोजित छठी महामोक्ष परिषद में भाग लेता है। वेनसांग प्रयाग में आयोजित छठी परिषद किसका, महामोक्ष सम्मेलन में भाग ले रहा है। कौन, वेनसांग। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग वेनसांग के रिस्पेक्ट में किए हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं लास्ट इसका करते हैं इत्सिंग को लेकर के। ठीक है, इत्सिंग को लेकर के उसके बाद हम लोग इसको एंड करेंगे। कुछ 2-3 पॉइंट इत्सिंग के बारे में हम लोग जानकारी रख लें। 671 से 72 ईसा पूर्व, इसी बीच, नॉट ईसा पूर्व। और क्या हो सकता है, यह दक्षिण के समुद्री मार्ग से आया और ताम्रलिप्ति के समुद्री मार्ग से गया। यह अर्थात ये जल से है और जल से गया। दक्षिण के समुद्री मार्ग से आता है, ताम्रलिप्ति के समुद्री मार्ग से जाता है, अर्थात ये जल के मार्ग से आया और जल के मार्ग से गया। ठीक है, ताम्रलिप्ति में रहकर 3 वर्ष तक ये संस्कृत सीखा। ताम्रलिप्ति में रहकर यह 3 वर्ष तक संस्कृत सीखा। और क्या है इसके रिलेटेड, नालंदा में इन्होंने 10 वर्ष का अध्ययन किया तथा वहीं 400 संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया। उस वक्त वहां के आचार्य कौन थे, राहुल मित्र। नालंदा में 10 वर्ष अध्ययन किया और 400 संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया। संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया। आचार्य राहुल मित्र थे वहां के, नालंदा यूनिवर्सिटी में।
आचार्य कौन थे? राहुल मित्र थे वहां के, ये ध्यान रखेंगे। इसने भारत को आर्य देश कहा है। इसने भारत को आर्य देश कहा है। किसने? तो इत्सिंग ने। इसने भारतीय चिकित्सकों और चिकित्सा विज्ञान की प्रशंसा भी की है। चिकित्सकों और चिकित्सा विज्ञान की प्रशंसा भी की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक क्रम पूछता है लगाने के लिए, वो आएगा मेगास्थनीज वगैरह, वो क्वेश्चन आता है, वो हम क्रम डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, कि क्रम में सजाइए। तो पहले मेगास्थनीज, फिर फाहियान, तब वेंसांग, तब इत्सिंग। मेगास्थनीज, उसके बाद फाहियान, तब वेंसांग, तब इत्सिंग। वेंसांग, तब आएगा इत्सिंग। इनका ये आने का क्रम है। ठीक है, ये एक्चुअली क्वेश्चन पूछा है, इसलिए हम इसको लिख दिए हैं MFVI। मेगास्थनीज, फाहियान, वेंसांग और आई से इत्सिंग। ठीक है, तो ये रहा हमारा चाइनीज यात्रियों को लेकर के जो भी प्रीलिम्स फैक्ट बन सकते थे, उस चीज को हमने यहाँ पर देने का प्रयास किया है। विशेष जानकारी के लिए आप लोग क्लासेस के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन जो कि प्रीलिम्स और मेंस को लेकर के क्लास चलाई जा रही है, उसके लिए आप आदित्य GMC IAS एकेडमी पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।